ओके, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं कंबाइंड मोशन का। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इधर स्टेप्स लिख दूं कि कौन सा स्टेप बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। स्टेप्स जो इन्वॉल्व होता है, फर्स्ट ईसीएम एंड अल्फा को एज्यूम करो, एज्यूम फॉर ऑल ब्लॉक एंड पुली, एज्यूम कर लो। दूसरा एफबीडी बनाओ। तीसरा ऑफ ऑल। तीसरा क्या करना होता है कि जो भाग रहा है उस पे एफ बराबर एमएसीएम लिखो, एफ नेट बराबर एमएसीएम, एंड टॉर्क अबाउट एक्सिस सेंटर ऑफ मास इज आईसीएम अल्फा, ये लिखेंगे। देखो सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क लिखेंगे, इसका एक फायदा है क्योंकि इसमें कोई एक्सिस फिक्स तो है नहीं। अगर कोई एक्सिस फिक्स नहीं है तो एक्सिस के बाद टॉर्क लिखेंगे नहीं, तो बेटर किस बोर्ड के सेंटर ऑफ मास के बोर्ड। सेंटर ऑफ मास के बोर्ड टॉर्क लिखने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर सेंटर ऑफ मास का कोई एक्सेलरेशन है ईसीएम, तो इसके फ्रेम पे अगर जाओगे तो सूडो फोर्स इसी से पास करेगा, तो टॉर्क क्या आ जाएगा, इसके बोर्ड जीरो आ जाएगा। अगर टॉर्क जीरो आ जाता है तो फिर हमें सूडो के टॉर्क को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रियल फोर्सेस से काम चल जाएगा। इसीलिए हम लोग टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास और आईसीएम अल्फा लिखते हैं। अदरवाइज हम किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क क्वेश्चन लिख के सॉल्व कर सकते थे। ठीक, तो अभी सेंटर ऑफ मास बोर्ड लिख रहा हूं। अभी क्या हमेशा लिखेंगे जब भी तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आए, द राइट टॉर्क क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ताकि आपको सूडो फोर्स के टॉर्क की नीड नहीं पड़ेगी। फोर्थ क्वेश्चन, इस फोर्थ इक्वेशन लिखने के बाद और टॉर्क इक्वेशन लिखने के बाद हो सकता है कि नंबर ऑफ अननोन कम पड़ जाए। इफ नंबर ऑफ अननोन इज लेस देन यूज नो स्लीपिंग कंडीशन, नो स्लीपिंग कंडीशन, जैसे पढ़ते थे एसीएम और आर अल्फा वगैरह, नो स्लीपिंग कंडीशन, या इसी को बोलते हैं कांस्टेंट रिलेशन। बस इसी 4 से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब अटेम्प्ट करता हूं इस क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे। तो टेंशन टी ऊपर को दिखाओ, एमजी नीचे को दिखाओगे। इसके बाद इसका कि डिस्क ऐसे घूम के रस्सी है, रस्सी ऐसे लपेटी गई है, तो छोड़ोगे तो डिस्क ऐसे भागेगा। तो ऐसे घूम रहा है ना, तो अल्फा भी होगा, और नीचे भाग रहा है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी होगा। तो अल्फा को मैंने ऐसे मान लिया, इस सेंस से मान लिया। इसको ना बेटर है कि यहां ना सो यहां सो कर दो, एसीएम ऐसे सो करो सेंटर ऑफ मास पे, और ऐसे सो कर दो अल्फा, अलग अलग सो कर दो, इक्वेशन लिखना इजी होगा। ये सेंटर ऑफ मास पे ही शो करते हैं इसको। तो पहला काम एसीएम अल्फा एज्यूम करना, एज्यूम कर लिया। दूसरा काम एफबीडी बनाना था, एफबीडी बना लिया। अब तीसरा काम एफ बराबर एम लिखेंगे। तो पूरे सिस्टम पे एफ के नाम पे क्या है, एमजी नीचे और टी ऊपर है, तो इक्वेशन क्या लिखोगे, एमजी माइनस टी बराबर एम इंटू एसीएम, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क लिखेंगे, टॉर्क किसके बाद, तो एमजी तो इसी से पास कर रहा है तो टॉर्क जीरो आएगा, और टी का टॉर्क किसके बाद क्या आएगा, टी इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। डिस्क है तो इसका आई इसके बाद क्या बनेगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। सेकेंड, बट दो इक्वेशन तीन उन्होंने है, हमें किसी जरूरत है, कांस्टेंट रिलेशन की जरूरत है। तो कांस्टेंट रिलेशन इस एसीएम और अल्फा निकालेंगे। तो सुनना इसके लिए, ये जो रस्सी है ना, इस रस्सी का हर पॉइंट रेस्ट में है। क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इसके बराबर होगी ना, क्लैम्प के बराबर होगी। इसकी वेलोसिटी क्लैम्प, तो ए भी जीरो, ए भी जीरो, ये भी क्या आएगा जीरो, ये भी क्या आएगा जीरो। तो रस्सी पे लाइक करने वाला हर पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब है कि अगर ये डिस्क ऐसे जा रहा है तो ये पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब पता है कैसा रोल प्ले कर रहा है, यही पॉइंट आई आर है जिसकी वेलोसिटी जीरो है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी पे, इसी पे उसकी डिस्क पे वो पॉइंट बॉटम, ये वाला बॉटम पॉइंट कहलाएगा ना। मतलब इसी को तुम ऐसा ना दिखा कर ऐसे देखोगे तो ऐसे भागता नजर आएगा, लगी ग्राउंड में भाग रहा है, वो ग्राउंड का रोल रस्सी प्ले कर रही है।
तो इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है। क्यों? क्योंकि इस रस्सी का हर पॉइंट डायरेक्टली इस क्लैंप से अटैच है, तो क्लैंप की वेलोसिटी और रस्सी के हर पॉइंट की वेलोसिटी इक्वल होगी रस्सी के डायरेक्शन में, तो इसकी 0 है। इसका मतलब कि एसीएम और अल्फा में रिलेशन क्या होगा, एसीएम इक्वल टू आर अल्फा, ये होल्ड करेगा। जैसे ग्राउंड पे प्योर रोल हो रहा है वैसे रस्सी पे प्योर रोल हो रहा है। अब ये 3 इक्वेशन उन्होंने सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने सब निकाल लिया। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे लेकिन अलग से अप्रोच हम लोग यूज करते हैं, उसको मैं अभी बता दे रहा हूँ, इसको तुम भी ध्यान रखोगे। इसको हम लोग बोल सकते हैं इजी अप्रोच है, बट थोड़ा सा इजी अप्रोच, बट कभी कभी तुम्हें गलत करवा सकता है। इजी अप्रोच है बट डेंजरस है। डेंजरस की स्पेलिंग सही है, डेंजरस है। अब डेंजरस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये पता है आईआर के अबाउट भी टॉप क्वेश्चन लिखा जा सकता है। आईआर एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी 0 है बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है। इसके पास एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड द सेंटर होता है, क्योंकि ये जो पॉइंट है आईआर वाला जो पॉइंट है, डिस्क का अपना पॉइंट, डिस्क का जो अपना पॉइंट है, अगर मैं कहूं कि डिस्क के इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्वेश्चन लिखना है, डिस्क के इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क क्वेश्चन लिखना है, तो ये देखना पड़ेगा ना कि ये जो पॉइंट है इसके पास एक्सेलरेशन है कि नहीं है। तो देखो क्या करते हो, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाओगे, उसके बाद इसका एक्सेलरेशन लिखोगे सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, फिर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐड करोगे, तब जाके इसका एक्सेलरेशन आएगा। तो देखो बताता हूँ क्या है। तो ये जो आईआर पॉइंट है, तो अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे तुम चले गए तो इस पॉइंट के पास दो एक्सेलरेशन होगा, एक रेडियल आर ओमेगा स्क्वायर और एक टेंजेंशियल आर अल्फा, ऐसे घूम रहा है ना, तो आर अल्फा ऊपर आर ओमेगा स्क्वायर। और दूसरा ग्राउंड फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, जब एसीएम तुम ऐड करोगे इसमें जब एसीएम ऐड करोगे। अभी तुम जानते हो क्या कि एसीएम आर अल्फा के बराबर होता है, मतलब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब बॉटम पॉइंट के पास जो एक्सेलरेशन है इसके पास, वो आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो जब तुम इसके अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिखोगे, तुम इस पे एक्सिस बना के जब इसके अबाउट तुम टॉर्क इक्वेशन लिखोगे, तो सूडो फोर्स आएगा इसके वजह से, और वो कहां से पास करेगा, सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। हाँ, अब अब तुम्हें उस टॉर्क को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो अगर मैं कहूं कि ये सेंटर ऑफ मास था, मान लो ये सेंटर ऑफ मास था, तो सूडो फोर्स क्या होगा, मास इनटू पूरे ऑब्जेक्ट का मास इनटू इसका एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर, उल्टे डायरेक्शन में ना। तो उल्टे डायरेक्शन में तो ऐसे सूडो फोर्स बनेगा, ऐसे बनेगा सूडो फोर्स, ऐसे बनेगा, क्या बनेगा, एम इनटू आर ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो लाइन है क्या इससे पास कर रही है, हाँ पास कर रही है, तो टॉर्क क्या आ जाएगा इसका 0। इसका मतलब कि इसके अबाउट टॉर्क क्वेश्चन लिखने में, अगर मैं इसके अबाउट टॉर्क क्वेश्चन लिख रहा हूं तो भी मैं सीधे टॉर्क बराबर आई अल्फा लिख सकता हूं, बशर्ते और सिर्फ रियल फोर्स से काम चल जाएगा, टी और एमजी से। क्यों? क्योंकि सूडो फोर्स इसी से पास कर रहा है। लेकिन ये भी तो तभी जब सूडो फोर्स, मतलब एक इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर कभी कभी मान लो गलती करवा दिया तुमसे, तब क्या करोगे। अभी इस अप्रोच की हेल्प में तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये है कि मान लो सेंटर ऑफ मास नीचे होता, कहीं नॉन यूनिफॉर्म मास का ऑब्जेक्ट होता, सेंटर ऑफ मास नीचे जाता, तो सूडो फोर्स ऐसे पास करता है ना, ऐसे, तब मैं क्या करता, तब इसके अबाउट कैसे लिखता, तब सूडो फोर्स भी टर्म लिखना पड़ जाता ना। या तो क्वेश्चन क्या है कि इनिशियल मोमेंट बताइए, इनिशियल मोमेंट पे, इनिशियल मोमेंट ओमेगा क्या होगा 0, तो फिर इसका भी टॉर्क नहीं आएगा। तब चाहे यहां पर है मास तो यहां पर है तो मास कहीं भी रहे, फर्क नहीं पड़ता। तो एक लाइन है, ठीक है, जो मैं अलग से लिख दे रहा हूं, तुम इसका हमेशा यूज कर सकते हो। देखो बता रहा हूं, अब बहुत रेयर केस में होगा कि जब तुमसे वो गलत करवाने की कोशिश करेगा, अदरवाइज वो गलत तो नहीं करवाएगा। टॉर्क अबाउट IAR is equals to moment of inertia about IAR into अल्फा, ये तुम लिख सकते हो। और ये वैलिड कब होगा,
व्हेन ओमेगा इज 0 या एट इनिशियल मोमेंट, इनिशियल मोमेंट वैल्यूड होगा इन ऑल केसेस, हर केस में इनिशियल मोमेंट पे तो वैलिड ही होगा। पहली बात, व्हेन ओमेगा इज 0 या एट इनिशियल मोमेंट इन ऑल केसेस, क्योंकि इनिशियल मोमेंट पे ओमेगा 0 होगा, स्टार्ट कर रहा है ओमेगा 0 है, तो तुम हमेशा लगा सकते हो और हर केस में लगा सकते हो। दूसरा जो स्पेशल केस है, या व्हेन इफ ओमेगा इज प्रेजेंट, अगर ओमेगा प्रेजेंट है, इफ ओमेगा इज नॉट 0, इसको ना दूसरे तरीके से लिखते हैं, इतने बड़ा कौन लिखेगा, व्हेन इफ when omega is 0, then in all cases if omega is not 0, then तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या सूडो फोर्स का टॉर्क सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या यूं कहूं तो आईआर का जो एक्सेलरेशन है आर ओमेगा स्क्वायर, वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। then acceleration of IAR then acceleration ब्रैकेट में आर ओमेगा स्क्वायर, then acceleration of IAR must be passing through center of mass of object which is in ABD, मतलब जिसकी तुमने एबीडी बनाई है उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब सोडो से चक्कर खत्म, सिंपल सी बात है कि जो पॉइंट आईआर है उसका एक्सेलरेशन जिसकी एबीडी बनाया हो उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर पास कर रहा है देन यूज दिस इक्वेशन, नहीं पास कर रहा है तब ये जो बेसिक अप्रोच है ना, ये वाला बेसिक अप्रोच है, ये अप्रोच ऑलवेज वैलिड है, मतलब इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दिस अप्रोच इज ऑलवेज वैलिड, मतलब ये हर केस में वैलिड है, चाहे पास करे या ना करे, ये अप्रोच ऑलवेज तो कंफर्म करिए ऑलवेज है, तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन क्या होगा, लंबा होगा, और अगर ये इतना इसको हमने टाइम दे दिया तो कंफर्म है कि इसका अप्रोच थोड़ा क्या बहुत ईजी हो जाएगा। और एकदम अपने आप में हर चीज क्लियर है कि इनिशियल मोमेंट पे तो हमेशा वैलिड है। दूसरा, इनिशियल मोमेंट पर नहीं होगा तो क्या होगा, ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा अगर नहीं 0 है तो हमें एक बार देखना पड़ेगा कि जिसकी हमने एबीडी बनाई है क्या उसका एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास, उस एबीडी के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर पास कर रहा है देन यूज दिस इक्वेशन, अदरवाइज गो थ्रू बेसिक अप्रोच। इस अप्रोच पे तुम्हें जाना ही पड़ेगा, इससे तो सारा प्रॉब्लम हो ही जाएगा। और अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की हैंडलिंग सीख रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो देखो ये 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है ना, अब मैं इस अप्रोच का हेल्प ले रहा हूं। और एक और बात, मान लो अगर तुम इस चीज को ध्यान नहीं देते हो, जो मैंने लिखवाया है ये वाली लाइन, तो यही हो चाहे मेंस हो, मेंस में तो 100% क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लग जाता है, 100% क्वेश्चन लग जाता है, उनको तो सोचना ही नहीं होता कि चीज करना है। एडवांस वाले में भी मान लो कम से कम 98%, 99% प्रॉब्लम में ये फॉर्मूला लग जाता है। 1% या 0.5% या 0.1% ऐसा होगा जिसमें वो रियल में चाहिए कि अब तो कुछ करना है या कुछ चेक करना है, तब जाके वो हो सकता है चेंज कर ले, अदरवाइज नहीं चेंज करते हैं। यूज करते हैं इसमें ये पॉइंट आईआर है ना, मैं अब सेकेंड अप्रोच यूज कर रहा हूं।
सेकेंड अप्रोच। ये पॉइंट आई आर, तो इसके बाद टॉर्क लिखेंगे। तो टेंशन तो इसी से पास कर रहा है, टॉर्क क्या आ गया 0। mg का टॉर्क क्या आ गया mg इंटू आर, बन गया टॉर्क, और तो कोई फोर्स है नहीं। तो t का टॉर्क 0 इसके बाद, mg का टॉर्क इसके बाद क्या आएगा mg इंटू आर इस सेंस में, एंड बराबर आई अल्फा, और इसके अबाउट आई ना, तो डिस्क का सेंटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो बन जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर आई इंटू अल्फा। नाउ अल्फा इज 2g/3r। आगे आंसर एक ही बार में। अभी ये तो फिर भी तुम्हें लग रहा है कि नहीं पहला वाला तो कम, तभी भी सॉल्व हो जाएगा, बट अभी क्वेश्चन के जैसे जैसे बढ़ने लगेगा तुमको लगेगा कि ये इजी है। अल्फा आ गया। आप कोई पूछे एसीएम कितना होगा, तो एसीएम में जानते थे ना आर अल्फा होता है, लगा दो सीधे अल्फा की वैल्यू प्लेस कर दो, आंसर क्या आ गया 2g/3। अब अगर कोई पूछे कि टेंशन बताइए रस्सी का टेंशन कितना होगा, तो इस पे फोर्स इक्वेशन लिख दो। क्या लिखोगे mg माइनस टी बराबर मास इंटू सेंटर का एक्सेलरेशन। सेंटर का सेक्शन क्या है 2g/3 है, देखो यहाँ पे 2g/3। देखो टेंशन सीधे कितना आ गया, इसको इधर भेज दो mg/3, दिस इज आंसर। तो सारा प्रॉब्लम आईआर ने हैंडल कर लिया कंबाइंड मोशन में, ठीक है। चलो यही काम हम लोग एक और क्वेश्चन में करते हैं। देखो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, फिर भी बता रहा हूँ। ये अगेन मैंने मान लिया कि डिस्क है, ठीक है, यह सिलेंडर है जिसका मास m है, रेडियस r के बराबर है, इस पॉइंट का भी मास m है, ये क्लैंप है, इधर से रस्सी है। फिर वही पूछ रहा हूँ, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ये डिस्क है ये ब्लॉक है, एंड अल्फा एंड टेंशन, बस इतना सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग बेसिक अप्रोच लिखेंगे। क्या करेंगे, इसका एक्सेलरेशन मैंने अपने मन से a1 मान लिया, और घूमने का सेंस यही होगा ना, घूमने का सेंस यही होगा, यहीं पे दिखाने से बेटर है ना अलग अलग दिखा दे। पहले तो वीडियो बना ले, इसका mg नीचे, टेंशन t ऐसे दिखाओगे, इसका एक्सेलरेशन मैंने a2 मान लिया, इस डिस्क की वीडियो बनाओगे सर टेंशन t1 रहने दो, तो ये टेंशन t1 तुम ऐसे दिखाओगे, ये टेंशन t2 तुम ऐसे दिखाओगे, और इसका वेट mg नीचे दिखा देना, दिखा दिया। फिर इसके सेंटर का एक्सेलरेशन acm मैंने ऐसे दिखाया, और ये वाला एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 1 दिखा दिया। भाई ये ऐसे घूमेगा ना, ऐसे ये वाला ब्लॉक यहाँ पे तो ऐसे घूमेगा, जा रहे हो। अब देखो क्या, अब इस पे लिखेंगे f बराबर में नीचे वाले ब्लॉक पे, तो इक्वेशन क्या लिखोगे mg माइनस t1 बराबर m इंटू a2, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जो भाग रहा है उस पर f बराबर में लिख दिया, अब ये भाग भी रहा है और घूम भी रहा है, भाग भी रहा है और घूम भी रहा है, देखो भाग भी रहा है और घूम भी रहा है, तो दोनों इक्वेशन। तो इस पे फोर्थ इक्वेशन क्या लिखोगे mg प्लस t1 माइनस t2, mg प्लस t1 माइनस t2, एंड दिस इज इक्वल टू mg प्लस t1 माइनस t2 बराबर मास इंटू ACM, इक्वेशन नंबर 2। देखो mg प्लस t1 माइनस t2 बराबर मास इंटू ACM। अब इसके बाद टॉर्क है सेंटर ऑफ मास के बाद, तो t2 ऐसे घुमाएगा और t1 भी तो ऐसे ही घुमाएगा, mg का टॉर्क 0 आएगा, t2 ऐसे घुमाएगा और t1 ऐसे घुमाएगा, दोनों सेम सेम से घुमा रहे हैं, तो टॉर्क क्या आएगा t2 इंटू आर प्लस t1 इंटू आर बराबर आई अल्फा, सेंटर ऑफ मास के आई क्या बनेगा डिस्क है तो mr²/2 इंटू अल्फा। थर्ड इक्वेशन, पता कितने अननोन है, 5 अननोन है। देखो t1 a1 a2 t2 और अल्फा, 5 अननोन 3 इक्वेशन, मतलब 2 कांस्टेंट रेशन बनाना पड़ेगा। और 2 कांस्टेंट रेशन कौन सा, एक इस ACM इस अल्फा 1 में, तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, इसकी हर पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, मतलब IR की तरफ से काम कर रहा है, IR की तरफ से। तो इस ACM इस अल्फा 1 में रिलेशन होगा ACM बराबर R अल्फा 1, क्वेश्चन नंबर 4। हालांकि कोई इक्वेशन नहीं है, ये तो आप ऐसे प्लेस कर सकते हो ACM की जगह पे। एक और रिलेशन बनाना पड़ेगा इस A2 में इस A1 में और अल्फा में। तो देखो तो डिस्क पे हमने ये पढ़ा था। अच्छा अगर ये IR है, अगर ये IR है ना, तो कोई पूछे इसका एक्सेलरेशन बताइए, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो ये बनेगा जैसे सेंटर सेक्शन क्या होता है ACM,
तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनेगा 2 ACM। अरे इसे भी 2B, तो डिफरेंशिएट करो तो B का डिफरेंस ACM और 2B है तो 2 ACM। तो वही कह रहा हूं कि अगर इसका एक्सेलरेशन ACM है तो कोई पूछे इसका एक्सेलरेशन, इट इज 2 ACM, और इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन एग्जैक्टली सेम होगा। तो अगर ये A2 पे एक्सेलरेशन पे है तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो 2 ACM आएगा। तो तुम क्या लिखोगे, 2 ACM इज इक्वल टू A2। फिफ्थ इक्वेशन अब तुम सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट हो इसमें तो बताओ, मैं बताता हूं। और एक और चीज, ये जो एक्सेलरेशन है तुम समझ सकते हो आराम से। अरे ये IR है तो इसका एक्सेलरेशन क्या बनेगा, टेंजेंशियल R अल्फा। IR के साथ से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सीधे R अल्फा होता ही यार, R अल्फा टेंजेंशियल R अल्फा। तो ये R की वैल्यू 2R है ना, तो 2R इंटू अल्फा, और R अल्फा ACM के बराबर था। तो कोई पूछे इसका एक्सेलरेशन तो 2 ACM, वही लिखा हूं। किसी को डाउट हो तो पूछे, बताता हूं। अब देखो, इतना 5 इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद तो आंसर तो आ जाए, बट ये फिर भी लेंजी अप्रोच है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं ना, अभी जो सीखे थे हम लोग उसका हेल्प लेते हैं। देखो मैंने एक काम किया ना, कहा कि एक काम करो, सिस्टम मान लो, पूरे को सिस्टम मान लो, इस पूरे को सिस्टम मानो। और तुम्हें अच्छे से पता है कि पूरे को जब सिस्टम मान लोगे ना, और इसके अबाउट टॉर्क क्वेश्चन लिखो, इसके अबाउट, और फायदा देखना, इसके अबाउट टॉर्क क्वेश्चन लिखने फायदा, T2 का टॉर्क 0 आएगा, इसी से पास कर रहा है। mg का टॉर्क क्या आएगा, mg इंटू आर, mg इंटू आर। और ये जो T1 है वो तो एक्शन रिएक्शन पे आ रहा है, इंटरनल फोर्स है, टॉर्क 0। और इस mg का टॉर्क इसके अबाउट क्या आएगा, तो mg इंटू लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी, इससे, ये तो 2R है तो 2R लिखोगे, बराबर I अल्फा। इसके अबाउट नेट आई लिखना है, नेट आई, तो नेट आई किसका, इस पूरे सिस्टम का आई लिखना पड़ेगा। तो डिस्क का आई इसके अबाउट क्या बनेगा, ये 3/2 mr² बनेगा। समझ सकते हो क्यों आया, mr² प्लस पैरेलल एक्सिस। अब इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे फिक्स एक्सिस बताया था कितना, m इंटू इसकी जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लाइन ऑफ वेलोसिटी, इस लाइन ऑफ वेलोसिटी वाली जो स्ट्रिंग है इसकी परपेंडिकुलर इससे, वो कितना है, 2R है, तो 2R का स्क्वायर, नेट आई आ गया इंटू अल्फा। देखो एक ही लाइन में पूरा पूरा सॉल्व करके रख दिया। तो इस IR के बाद टॉर्क लिखा, नेट बराबर नेट I अल्फा किया, आंसर दे दिया। और उन सारी चीजों पर ध्यान दिमाग में रखा रहा, ठीक है। अच्छा सर आई एक बार बता दीजिए फिर से। अच्छा, इस पे मैंने ना एक थोड़ा सा दिमाग लगाया अलग से। जानते हो, ये इसके बाद टॉर्क लिख रहा हूं मैं, तो mg इंटू ये दूरी R लिखा, टॉर्क बन गया। इसका mg इंटू ये दूरी लिखा 2R, टॉर्क बन गया, इक्वल्स टू इसके बाद नेट आई अल्फा। नेट आई के टर्म में डिस्क का आई लिख दिया, इसके बाद 3/2 mr², इस पॉइंट मास का आई इसके बाद क्या लिखोगे, m इंटू 2R का स्क्वायर। काजे देखो यहां से अल्फा आ जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं है। देखो इसमें क्या है, ये एक अल्फा निकाल लो सीधे, कितना आएगा 3mgr, और ये बनेगा 4, तो दुनी 8, 3 11/2 mr² अल्फा। देन व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज 6g/11r, अल्फा बन गया। अब किसी के भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हो तुम, इसके सेंटर का एक्सेलरेशन R अल्फा, इसका एक्सेलरेशन 2R अल्फा निकाल लिया। और एक बार एक्सेलरेशन निकल जाए तो कोई पूछे कि इस राशि का टेंशन बताइए, इसका टेंशन, तो mg माइनस T1 बराबर मास इंटू A2। कोई पूछे ये T2 बताइए तो क्या लिखोगे, अब ये T1 प्लस mg माइनस T2 बराबर m इंटू ACM आ गया। एक बार अल्फा मिलने का फायदा है इसमें। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आई होगी, हालांकि मैं बताना नहीं चाह रहा था कि सर जब इसके बाद टॉर्क लिख रहे हैं ना, तो ये तो T बराबर 0 पे होल्ड करेगा, हर टाइम पे होल्ड करेगा। कैसे, जबकि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, वो तो यहाँ पे है, और ये जो IR है उसका एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है, ऐसे। तो सूडो वाला देखना पड़ेगा ना, नहीं देखने की जरूरत है, रस्सी की वजह से ही देखने की जरूरत है। सिर्फ रस्सी ऐसा है कि जिसकी वजह से देखने की जरूरत नहीं पड़े,
रस्सी से नहीं होता तो गड़बड़ होता। रस्सी इसका एक्सेलरेशन है, इस पार्टिकल को यहां ना मान के तुम यहां मान लो, यहां मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन का तरीका एकदम सेम रहेगा। ये यहां इसका सीधे सामने यहां मान लो। अब अगर यहां पर रस्सी से अटैच है, यहां की रस्सी से अटैच है, तो अगर इसकी तुम एबीडी बनाओगे, एबीडी मतलब हल्का जस्ट नीचे, हल्का सा जस्ट नीचे बनाओ, तो टी तुम ऊपर दिखाओगे, एमजी तुम नीचे दिखाओगे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखोगे? फोर्थ क्वेश्चन एमजी माइनस टी, T1 बराबर मास इंटू, फिर इसका एक्सेलरेशन A2 लिखोगे। तो जब यही क्वेश्चन लिखना है कि mg माइनस T1 बराबर मास इंटू A2, तो यही इक्वेशन तुम तभी भी लिख रहे हो जब ये ब्लॉक यहां पे है। जब ये ब्लॉक यहां पे तभी भी ये लिख रहे हो, और जब ये यहां पे तभी भी ये लिख रहे हो। लेकिन यहां पर रखने का एक बहुत बड़ा फायदा बन गया, पता है क्या? जो एक्सेलरेशन, अब इसका सेंटर मास यहाँ पे बड़े बड़े डिस्क का, और इसका यहाँ पे, दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और इसका एक्सेलरेशन देखो क्या इसी से पास कर रहा है। इसका मतलब चाहे पार्टिकल यहाँ पे रहे तो चाहे यहाँ पे रहे तो ये इक्वेशन वैलिड है और आंसर जल्दी देगा। और तुम्हारे सामने जब आएगा तो सीधे यूज करना, वो मिस्टेक नहीं करवाते हैं सब, इतना दिमाग काम नहीं करता है कि मिस्टेक करवा लें। ये खूब आराम से तुम यूज कर सकते हो, ठीक है? ओके सर बोलो। ये एक डिस्क है जिसका मास m, रेडियस r है, रफ सरफेस रखा हुआ है, और एक रस्सी पे फोर्स लगाकर तुम F से ऐसे खींच रहे हो। तो ऐसा डिस्क है, रस्सी को तुम ऐसे खींच रहे हो ना, तो तुम पाओगे कि ये डिस्क आगे कर भागेगा। जब रस्सी खींचोगे तो डिस्क खुलेगी ऐसे, जब खुलेगी तो आगे भागेगा, और सरफेस सफिशिएंट रफ है ताकि स्लिपिंग ना हो। तो पूछता है कि अंडर प्योर रोलिंग कंडीशन, under pure rolling condition, find ACM, alpha and friction force. Also find maximum ACM. ठीक है, तो मैंने क्या किया, वही काम एबीडी बनाया। कंफर्म तुम देखो, जरा रस्सी ऐसे खींच रहा हूं तो डिस्क आगे कर भाग रहा है, आगे कर भाग रहा है। तो मैं क्या किया, इसकी एबीडी बनाओगे तो एफ तो ऊपर दिखाओगे, एमजी तुम नीचे दिखाओगे, नॉर्मल रिएक्शन तुम ऊपर दिखाओगे ऐसे। अच्छा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ना म्यू मान लो तो इसके लिए, हालांकि भी जरूरत नहीं है, और नहीं स्लिपिंग हो रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन दिखाएंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन पता है तुम्हें आगे दिखाना पड़ेगा, एक रीजन है आगे दिखाने का। डिस्क ना आगे भाग रहा है, आगे भाग रहा है, तो कैपिटल एफ तो ऊपर काम कर रहा है, एन ऊपर काम कर रहा है, एमजी नीचे काम कर रहा है, तो कोई ना कोई तो फोर्स होना चाहिए जो आगे को काम करे, जो उस डिस्क को आगे को लेके जाए, वो फ्रिक्शन होगा। एक्चुअली इस कैपिटल एफ की वजह से क्या होगा, कैपिटल एफ जो लग रहा है ना, वो डिस्क को ऐसे घुमाएगा, ऐसे जब ऐसे घुमाएगा तो जो बॉटम पॉइंट जाएगा इधर, तो फ्रिक्शन जाएगा आगे, वही उसको आगे को धक्का मारेगा। अब इसके एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एसीएम तुम ऐसे दिखाओगे, एसीएम, और घूमने का सेंस अल्फा ही है ना, जैसे दिखा दो, ऐसे घुमा है अल्फा सेंस से, और एसीएम आगे। अब देखो, एक तो तरीका हुआ है जिसमें ऑलरेडी बढ़े हुए, बेसिक तरीका। बेसिक में क्या करेंगे, मेथड 1 में ए बराबर एम लिखो, एक्स के डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन फोर्स के नाम पे, एक्स में कौन सा फोर्स है, सिर्फ फ्रिक्शन है, तो क्या दिखाओगे, फ्रिक्शन बराबर मास इंटू एसीएम, लिख लिया। दूसरा, सेंटर ऑफ मास के वर्ड टॉर्क लिखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास के वर्ड टॉर्क, तो सेंटर ऑफ मास के वर्ड एन पास कर रहा है 0 आएगा, एमजी पास कर रहा है 0 आएगा। ये जो कैपिटल एफ है ना, उसका टॉर्क कैसे बनेगा, ऐसे, और तुमने यही सेंस माना है प्लस, तो क्या लिखोगे, टॉर्क इक्वेशन कैपिटल एफ इंटू आर माइनस, और ये जो फ्रिक्शन है देखो, सेंटर ऑफ मास के वर्ड उल्टा घुमा रहा है, उल्टा फ्रिक्शन ऐसे घुमा रहा है, जबकि अल्फा तुमने ये माना है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस आर इंटू फ्रिक्शन बराबर आईसीएम अल्फा, और इसके बाद आई कितना आया, सेंटर का वर्ड लिख रहा है ना, तो हमारे स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, क्वेश्चन नंबर 2, और एक कांस्टेंट इसे लिखेंगे एसीएम बराबर अल्फा। प्योर रोलिंग है ना, 3 को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, काम करा, मेथड 2 यूज करते हैं। मेथड 2 में ये वाला पॉइंट आईआर की तरफ से रोल प्ले करेगा, आईआर की तरफ से रोल प्ले करेगा, तो इसके अबाउट टॉर्क सीधे लिख दो। इसका फायदा पता क्या होगा, जो फ्रिक्शन वेरिएबल था उसी से पास कर रहा है, तुरंत 0 आ जाएगा। तो इसके बाद जब टॉर्क लिखोगे तो फ्रिक्शन टॉर्क 0 आएगा, एन का टॉर्क भी 0 आएगा, एमजी का भी 0 आएगा,
कैपिटल एफ का टॉर्क किसके ऊपर बसाएगा, तो क्या आएगा, कैपिटल एफ इंटू आर आएगा। क्यों, लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी, ये आर ही तो है, बराबर आई अल्फा, और इस एक्सिस के आई, तो इसके वर्ड कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम इट इज 3/2 एम आर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसके बाद टॉर्क लिखेंगे, वो इसी का आएगा बस एफ इंटू आर, लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी आर लिख लिया, एन का एम जी का और फ्रिक्शन का टॉर्क इसके बाद 0 आ गया। अब आई अल्फा लिखें, इसके बाद आई, तो डिस्क है तो सेंटर ऑफ मास के बाद एम आर स्क्वायर बाई 2 एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम बनेगा 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, देन व्हाट इज अल्फा, 2f/3 mr बन गया, अल्फा आ गया। एसीएम निकालना, एसीएम तो प्योर रोलिंग कंडीशन से आएगा, एसीएम बराबर आर अल्फा, ये 2f/3m, ठीक है। इसके बाद ये काम करता है, एसीएम को मैक्सिमाइज करना था ना, तो फ्रिक्शन निकालना है, तो F बराबर में एक्स के डायरेक्शन लिखो फोर्स इक्वेशन, एस के डायरेक्शन फोर्स क्या बनेगा, F बराबर मास इंटू एसीएम, तो मास इंटू एसीएम, तो इससे कितना आएगा 2f/3 ये बनेगा। अच्छा एक और चीज, फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 2f/3, एसीएम मैक्सिमम कितना होगा तब आएगा जब एफ मैक्सिमम होगा, देखना एसीएम मैंने तो निकाल लिया, अल्फा एसीएम एफ, यही तो पूछा गया था, बट अंतिम पूछा था एसीएम मैक्सिमम होगा, कितना हो सकता है एसीएम मैक्सिमम, ठीक है, अंडर प्योर रोलिंग कंडीशन एसीएम मैक्सिमम कब हो सकता है, मतलब यहाँ पे प्योर रोलिंग भी हो और मैक्सिमम भी होना चाहिए। तो एसीएम मैक्सिमम कब आएगा, एसीएम तब मैक्सिमम आएगा जब एफ मैक्सिमम होगा, और एफ मैक्सिमम कब होगा, जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। तो मैं क्या करूंगा, वैसा वो सरफेस सफिशिएंट रफ था, मतलब म्यू वेरी वेरी लास्ट था, तो इस इक्वेशन पे वाई डायरेक्शन फोर्स इक्वेशन लिखा, वाई डायरेक्शन फोर्स इक्वेशन, तो एन प्लस एफ बराबर एम जी लिखोगे, इसलिए एन ऊपर है, एफ ऊपर है, एम जी नीचे, वाई डायरेक्शन फोर्स इक्वेशन, तो यहां से एफ बराबर क्या आएगा, एम जी माइनस एन, क्योंकि पूछे एफ की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो ये आएगा एम जी के बराबर, कब, जब एन 0 अप्रोच करेगा, या 0 से थोड़ी सी ज्यादा हो, हल्की सी ज्यादा, ताकि यहाँ पे फ्रिक्शन कहीं ना कहीं से आ जाए, और म्यू चूंकि इन्फाइनेटली लार्ज है, बहुत ज्यादा है, तो फ्रिक्शन क्या होता है म्यू इंटू एन मैक्सिमम वैल्यू, तो म्यू इन्फाइनेटली लार्ज है, ठीक है, और एन जो है अगर वो 0 अप्रोच भी करे तभी भी इन्फिनिटी टू 0 फाइनाइट ही आएगा, तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो इससे ज्यादा तो एफ तो दे ही नहीं सकते एम जी ज्यादा, क्योंकि अगर इस एफ को तुमने एम जी से ज्यादा दे दिया तो डिस्क हवा में आ जाएगा, उससे नहीं सकता। इसका मतलब एसीएम की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, वो कितना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, 2/3m, और एफ किसके बराबर है, एम जी के, देन दिस इज 2g/3 आंसर। So this is the maximum acceleration of this disk in horizontal direction 2g/3, और ये भी तब आएगा जब सरफेस सफिशिएंट रफ होगा, म्यू इन्फाइनेटली लार्ज होगा। ओके, थैंक यू।